नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। तो आज हम एक ऐसे बयान और एक ऐसे विवाद पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने न केवल देश की राजनीति में हलचल मचा दी है, बल्कि व्यापक राजनीतिक, कानूनी, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऐसे में ये सवाल उठ जाता है कि क्या कोई नेता सच में अपने देश के लिए ऐसे सोच सकता है? इनके नजर में क्या भारत इतना कमजोर है कि कोई विदेशी ताकत हमारे प्रधानमंत्री को उठा ले जाए? क्या एक वरिष्ठ नेता को बोलने से पहले देश की गरिमा याद नहीं रखनी चाहिए? क्या यह डर की राजनीति है या गैर जिम्मेदार बयानबाजी की? वेनेजुएला की घटना का भारत से तुलना ये चिंता है या सियासी प्रोपेगेंडा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऐसे बयान भारत की वैश्विक छवि को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं? तब लगता है कि काश कोई ऐसा तराजू होता जो कहता इतना बोलो और इतना मत बोलो। इस पूरी खबर को शुरू से समझते हैं। सियासी बयान या देश की चिंता। यह मामला शुरू हुआ दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला से, लेकिन आज भारत के शीर्ष राजनीतिक परिदृश्य पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है और चर्चा का विषय बन चुका है ये पूरा मामला। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेनाओं द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के एक बयान को लेकर के उठे विवाद का है। सबसे पहले बात करते हैं उस मूल घटना की जिसने पूरी दुनिया के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया। जनवरी 2026 की शुरुआत में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा चर्चा थी तो वो था वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई की। और इस खबर ने नए साल की सेलिब्रेशन की सारी खुमारी उतार दी। अमेरिकी सेना और एजेंसियों ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम के एक मिशन के तहत वेनेजुएला में एक बड़े सैन्य अभियान को अंजाम दिया, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लिया गया और न्यूयॉर्क के लिए रवाना किया गया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि मादुरो पर नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी और हथियारों के कारोबार के गंभीर आरोप हैं और इसी के आधार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब कच्चा तेल भी बड़ा कारण बताया जा रहा है। यह कार्रवाई बेहद अप्रत्याशित और विवादास्पद थी, क्योंकि किसी भी समय किसी देश के अन्य देश के सत्ताधारी नेता को सेना के बल पर पकड़कर उसके देश से बाहर ले जाना, वह भी बिना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के विपरीत माना जाता है। विशेषज्ञों ने इसे संप्रभुता का उल्लंघन माना और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) के अंतर्गत बल का गैर कानूनी प्रयोग कहा गया है। वेनेजुएला में ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इस घटना के भारी आलोचनात्मक और विरोधी रिएक्शंस देखे गए हैं। रूस, चीन, कई लैटिन अमेरिकी देशों और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने कहा है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय कानून को कमजोर करता है और यह एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। मादुरो ने खुद को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश करते हुए कहा है कि मैं एक युद्ध बंदियों जैसा कैद हूं और दावा किया गया है कि अपहरण जैसा उन्हें बनाया गया है, जबकि अमेरिकी प्रशासन इसका बचाव करता है कि यह एक कानूनी और वैध कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। चौहान का विवाद जो सबको हिला गया। अब भारत की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रियाएं आई, लेकिन अपेक्षाकृत संयमित, सटीक और कूटनीति के अनुरूप भारत ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि वह स्थिति पर घनिष्ठ नजर रख रहा है और सभी पक्षों से शांति और संवाद के माध्यम से समाधान की अपील करता है। यह भारत की परंपरागत विदेश नीति दृष्टिकोण के अनुरूप है, जहां भारत किसी भी देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता है। वही वह सीधे किसी भी सैन्य अभियान या अनधिकृत हस्तक्षेप की कट्टर आलोचना करने से बचता है। लेकिन इसी वैश्विक चिंता और भारत की स्थिति को लेकर के हमारे देश में एक राजनीतिक विवाद खड़ा हुआ, जिसने मीडिया और सोशल मीडिया पर जोर पकड़ लिया है। और वह विवाद शुरू हुआ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के बयान से। उन्होंने क्या कहा, जब आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उन्होंने कहा और ये बयान दिया, और ये बयान सार्वजनिक मंचों पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो कुछ वेनेजुएला में हुआ है, क्या वही कुछ भारत के साथ भी हो सकता है? क्या ट्रंप हमारे प्रधानमंत्री को भी किडनैप कर ले जाएंगे? जैसा ही चौहान ने यह बयान में पूछा, यह सवाल
चाहे वो तुलना के तौर पर पूछा गया हो या चिंता जताने के रूप में पूछा गया हो, राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद विवादास्पद रहा। विपक्ष की तरफ से इसे एक आलोचनात्मक रणनीति के रूप में देखा गया ताकि सरकार को यह बताने का मौका मिले कि अमेरिका जैसी शक्तिशाली देश के सामने भारत को दृढ़ रुख अपनाना चाहिए। भारत की सुरक्षा और विपक्ष के तीखे आरोप। यह पहला मामला नहीं है जिसमें देश विरोधी बयान दिए हो। अक्सर पीएम मोदी पर बयानों की बौछार करते रहते हैं, जिसमें पीएम और पीएम की नीतियां विशेष रही है। पीएम मोदी के पास डिग्री नहीं है वाला बयान याद है आपको पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अपनी सुर्खियों की जानकारी दी है। कई बार कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उन्होंने सवाल उठाया और इस बयान को लेकर के बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी और उसे व्यक्तिगत हमला बताया। राफेल डील पर बयान पर उन्होंने कहा कि राफेल सौदे में गंभीर अनियमितताएं हैं। बीजेपी ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा राजनीतिक बनाने का आरोप लगाया। पृथ्वीराज चौहान यही नहीं रुके। पृथ्वीराज चौहान ने ईवीएम पर संदेह किया, राम मंदिर मुद्दे पर टिप्पणी की, मोदी सरकार की विदेश नीति पर भी बयान दिए। क्या ये छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं? यही नहीं, कांग्रेस के तमाम नेता हैं जो देश के गरिमा के विरोध में बयान देते हैं, जिनमें से कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी इन पर भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने के भी आरोप लगते रहे हैं। ये जब यूके और यूएस में जाते हैं तो भारत में लोकतंत्र खतरे में नजर आता है इनको। चुनाव प्रक्रिया, मीडिया और संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं। मणिशंकर अय्यर के उस बयान को जरा याद कीजिए जिसमें उन्होंने 26/11 जैसे मुद्दों पर नरमी बरती थी और पाकिस्तान और भारत की तुलना करते हुए कहा था कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, चाहे वो कैसी भी हो, और इन पर सेना और आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के शहीदों का अपमान करने का भी आरोप लगे हैं। दिग्विजय सिंह याद है आपको? इन्होंने भी आतंकवाद पर बयान दे चुका है। इन्होंने 26/11 हमलों के बाद इन्होंने कहा था कि आरएसएस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। हिंदू आतंकवाद शब्द का समर्थन किया था इन्होंने और इन पर आतंकवाद को लेकर के भ्रम फैलाने और पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का भी बीजेपी ने आरोप लगाया था। इस लिस्ट में सलमान खुर्शीद, सिद्धारमैया जैसे तमाम नेता है जिनके बयानों ने सबको चौंकाया था। और सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, इंडिया गठबंधन के घटक दलों से भी कुछ ऐसे ही राग अलापे जाते हैं, जिसमें टीएमसी सांसद ने पीएम मोदी के बंगाल दौरे पर निशाना साधा। असदुद्दीन अवैसी की अगर हम बात कर ले तो उन्होंने पीएम मोदी के इंडिपेंडेंस डे भाषण की आलोचना करते हुए आरएसएस के समर्थन को संविधान के खिलाफ बता दिया। और जेजेपी, जननायक जनता पार्टी के नेता अजय सिंह चौटाला के बयान तो याद ही होगा आपको, बस कुछ ही दिन की बात है, कल परसों की बात है। हाल ही में इनके बयान खूब सुर्खियां बटोरी हैं। इन्होंने बयान में कहा है कि शासकों को हटाने के लिए युवाओं को तैयार रहना चाहिए, जो जेनजी है उनको तैयार रहना चाहिए। उनका इशारा मौजूदा शासन, मोदी सरकार को हटाने तक की भावना की तरफ था। मतलब समझ रहे हैं आप क्या क्या कल्पना कर लेते हैं ये लोग। आपके नेताओं ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैरिफ और निवेश नीतियां भी पसंद नहीं आती हैं इनको। और हाल ही में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में कुछ समूहों द्वारा मोदी शाह के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भड़काऊ नारे लगाए गए हैं, जिनमें मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक आक्रामक भाषा इस्तेमाल की गई है। मतलब ये देश के नागरिक हैं सच में, और देश के लिए ऐसे विचार रखते हैं। वेनेजुएला के साथ भारत की व्यापार, कूटनीति और सुरक्षा के पहलुओं के बारे में व्यापक बहस करनी चाहिए, यह भी कहना है, यह दावा है कांग्रेस का। लेकिन सरकार और उससे जुड़ी समर्थकों और प्रवक्ताओं ने इस बयान की तीखी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ऐसे बयानों से देश की गरिमा को ठेस पहुंची है और उन्होंने इसे मानसिक दिवालियापन तक कह डाला। उन्होंने कांग्रेस के विभिन्न विवादित बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की टिप्पणी राजनीतिक ओछापन को दर्शाती है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी विस्फोटक प्रतिक्रिया देखने को मिला। कुछ लोगों ने चौहान के बयान को मजाकिया, अनुचित और तर्कहीन बताया। खास तौर पे यह तर्क दिया गया कि भारत एक नाभिकीय शक्ति है और उसके पास स्वयं की सुरक्षा और रक्षा प्रणालियां है,
ये तुलना बेहद अतिरंजित और व्यर्थ है। ये तो हम भी मानते हैं कि ऐसी तुलना किया ही नहीं जा सकता भारत के साथ, लेकिन क्या एक नेता को ऐसा बयान शोभा देता है? वेनेजुएला की घटना और भारत की राजनीति। हालांकि विपक्ष का ये कहना भी है कि इस बयान के मूल में भारत अमेरिका व्यापारिक तनाव और 50% टैरिफ जैसे मुद्दों पर चिंता बढ़ती थी, जिसके कारण ये तुलना सामने आई। चौहान ने मुख्य रूप से टैरिफ और व्यापार विवाद के संदर्भ में कहा था कि अगर अमेरिका इतनी कठोर कार्रवाई कर सकता है तो भारत जैसी लोकतांत्रिक साझेदार के साथ भी क्या कुछ हो सकता है? यह गंभीर प्रश्न है। वैसा उदाहरण वास्तव में इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है जहां किसी देश ने सीधे किसी दूसरे देश के सिटिंग राष्ट्रपति को सेना के माध्यम से पकड़कर दूसरे देश के न्यायालय में पेश किया है। पिछली सदियों में जब विश्व में शासक या तानाशाहों को हटाने के लिए सैन्य अभियान होते थे तो वह आमतौर पर पूरा देश जीतने के उद्देश्य से होता था, लेकिन आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के बाद और यह सचमुच अविश्वसनीय घटना है। हालांकि इतिहास में छोटे मोटे उदाहरण हैं, जैसे कि पनामा में अमेरिकी सेना ने 1989 में जनरल मैनुअल नोरिएगा को पकड़वाया था और 19वीं सदी में अन्य साम्राज्यवादी हस्तक्षेप भी हुए थे। लेकिन आधुनिक दौर में किसी देश के नेता को एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के जरिए पकड़ना और दूसरे देश की अदालत में मुकदमा चलाना यह नया और ऐतिहासिक है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक मतभेद भी इस घटना में साफ देखे गए। कहीं इसे संप्रभुता का उल्लंघन कहा जा रहा है तो कहीं कुछ देश इसे वैध कार्रवाई मानने की ओर झुक रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का यह मामला यह है कि मादुरो एक ड्रग ट्रैफिकिंग और आतंकवाद का नेतृत्व कर रहा था। यही मतभेद वैश्विक राजनीति में बड़े विभाजन पैदा कर रहे हैं। भारत के नजरिए से देखें, भारत की सरकार ने किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई की प्रशंसा नहीं की है, बल्कि सीधे तौर पर इसे एक गंभीर चिंता का विषय कहा। तो भारत के लिए इससे क्या सीख निकालना चाहिए? यह मामला दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्तियां अपने हितों के आधार पर निर्णय लेती है, चाहे वो आतंकवाद, ड्रग व्यापार, तेल संसाधन या सुरक्षा हित हो। भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों को न केवल आर्थिक साझेदारियों को ध्यान में रखना है, बल्कि भविष्य में संभावित राजनीतिक और सुरक्षा झंझावातों को भी भांपना है। यह चिंता केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि रणनीतिक संतुलन और विदेश नीति की मजबूती से जुड़ी है। राजनीतिक बयानबाजी या रणनीतिक गलती और विडंबना देखिए हमारे देश का। हमारे देश के कुछ नेता इतनी गंभीर मुद्दों पर अपने देश के लिए यही कल्पना करते हैं। कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान के बयान का मतलब भले ही कुछ भी हो, लेकिन इस पूरी घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि राजनीतिक वक्तव्य और उसकी भाषा का चयन कितना महत्वपूर्ण होता है। चौहान जैसे वरिष्ठ नेता की ऐसी तुलना, चाहे वो चिंता जताने के उद्देश्य से हो, उन्होंने राजनीतिक बहस का फोकस बदल दिया और जनता का ध्यान विवादित बयान की ओर मोड़ दिया, जिससे मूल समस्या वैश्विक राजनीति, अमेरिकी भारत ट्रेड टैरिफ और अंतर्राष्ट्रीय कानून को पर्याप्त गरिमा नहीं मिल सकी। यह घटना यह याद दिलाती है कि राजनीतिक बयानबाजी के शब्द कभी हल्के फुल्के नहीं होते। लोकतांत्रिक राजनीति में जनता और मीडिया का ध्यान किसी भी ऐसे मुद्दे पर तुरंत केंद्रित हो जाता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और नेतृत्व के बारे में सीधे प्रश्न करता है। और एक बार जब यह बहस इतनी तीव्र हो जाती है तो मूल मुद्दे की गहराई हो जाती है। फिलहाल स्पेशल स्टोरी में इतना ही। आपकी राय हमारे लिए एक ऊर्जा की काम करती है। आपको ये हमारे स्पेशल रिसर्च, स्पेशल स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए एनर्जी की काम करती है, हौसला देती है और हम आपकी राय पर ही अपनी अगली स्टोरी तैयार करते हैं। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।